आप कैसे हैं? आइए आज क्लास 10th एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करने चल रहे हैं, अम्ल, क्षार तथा लवण। प्यारे बच्चों, आप दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुएं या बहुत से खाद्य पदार्थों को आप खाते हैं। जैसे खट्टे आम आप खाते हैं, मतलब कच्चे आम आप खाते हैं तो स्वाद में खट्टा होता है। इमली खाते हैं, कच्ची इमली स्वाद में खट्टा होता है। नींबू खट्टा होता है। तो बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं जो खट्टे होते हैं, अर्थात जो खट्टे होते हैं वो खट्टे क्यों होते हैं? उनमें अम्ल पाया जाता है। तो आइए आज इस सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षार तथा लवण में पहली हेडिंग आपको हम बताने चल रहे हैं कि अम्ल क्या है। अम्ल की परिभाषा बहुत से वैज्ञानिकों ने दिए हैं। अम्ल एसिड्स की परिभाषा क्या है? आर्हेनियस नामक एक साइंटिस्ट थे, वैसे डेवी कई वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा दिया है। आर्हेनियस नामक, या यहाँ लिख सकते हैं आर्हेनियस के अनुसार, वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार क्या है? ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन H+ आयन देते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। अर्थात कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में जब घोल दिया जाता है तो घोलने के बाद वो H+ आयन उसमें से अलग हो जाता है, तो उसे हम अम्ल कहते हैं। अर्थात आर्हेनियस के अनुसार क्या है? ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन H+ आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे में बहुत से पदार्थ हैं। HCl जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, HNO3 जिसको हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, CH3COOH जिसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं, HCN जिसे हम हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं, H2CO3 जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ये सभी अम्ल हैं। प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखें कि इनमें सब में जब इनको जल में घोल दिया जाता है तो ये आयनित हो जाते हैं, H+Cl-, क्योंकि इसके पहले अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ, समझाया हूँ, दीर्घाकार आवर्त जिसमें कुल 118 तत्व हैं और उन 118 तत्वों में किन पर धनायन होता है, किन पर ऋणायन होता है और कितने धनायन और कितने ऋणायन होते हैं, इसे मैं बहुत विस्तृत आप लोगों को बताया हूँ। प्यारे बच्चों, ये सभी जो अम्ल हैं, इन सभी अम्लों को यदि हम ध्यान से देखें, यदि इन्हें हम जल में घोलें तो जैसे हम HCl को घोल रहे हैं तो ये बन जाएगा H++Cl-, H+ आयन आया। इसी तरह H2SO4 का जो जलीय विलयन होगा इसमें 2H++SO4-। ठीक इसी तरह HNO3 का जो जलीय विलयन होगा ये H++NO3-। ठीक इसी तरह CH3COOH का जलीय विलयन जो होगा CH3COO-+H+। ठीक इसी तरह HCN का जलीय विलयन जो होगा H++CN-। ठीक इसी तरह H2CO3 का जलीय विलयन 2H++CO3-। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जितने भी पदार्थ हैं, ये जितने भी यौगिक हैं,
इन सभी यौगिकों को जल में घोलने पर ये सब H+ आयन दे रहे हैं। अर्थात वो सभी पदार्थ, वो सभी यौगिक जिन्हें जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। ये वैज्ञानिक आर्हेनियस ने बताया था। इसके अतिरिक्त डेवी ने बताया था कि ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन हाइड्रोनियम आयन देते हैं, जिनके जलीय विलयन हाइड्रोनियम आयन देते हैं। हाइड्रोनियम आयन का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जब इनको जल में घोला जाता है तो जल H2O है और H+ आयन निकल करके जल में घुल जाता है तो H3O+ बन जाता है। ये बिल्कुल उसी के विपरीत परिभाषा है, लेकिन सबसे सटीक, सबसे सरल, सबसे अच्छी परिभाषा जो है ये आर्हेनियस ने दिया था कि ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, अम्लों का वर्गीकरण, अम्ल कुछ बहुत प्रबल होते हैं और कुछ दुर्बल अम्ल होते हैं। कुछ अम्ल तो ऐसे हैं कि अगर हमारे शरीर पर डाल दिए जाएं तो सारी मांसपेशियां गलकर नीचे गिर जाएंगी। और कुछ अम्ल हम लोग खाते हैं, दैनिक जीवन में अम्लों को खाते हैं। जैसे सिरका हम खाते हैं जिसको हम एसिटिक अम्ल कहते हैं, ये भी एक प्रकार का अम्ल है। इसी तरह आप ध्यान से देखें, नींबू में भी एक अम्ल पाया जाता है जिसको हम साइट्रिक अम्ल बोलते हैं, उसे हम लोग खाते हैं, पानी में डालकर पीते हैं। ये दुर्बल अम्ल है। इनके ज़्यादा प्रभाव शरीर, त्वचा इत्यादि को ज़्यादा नष्ट नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल नहीं नष्ट कर सकते हैं। ये संक्षारक का कार्य करते हैं। ठीक इसी तरह इमली में टार्टरिक अम्ल, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो भी फल हैं, कई फलों में जो है विभिन्न प्रकार के दुर्बल अम्ल पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपकी समझ में ये आ गया होगा कि अम्ल क्या है। एक बार जल्दी से मैं फिर रिवीजन कर दे रहा हूँ। आर्हेनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, CH3COH, HCl, H2CO3। यदि इनका हम जलीय विलयन बनाएं तो HCl gives H+ Cl-, H2SO4 gives 2H+ SO4-, HNO3 gives H++ NO3-, CH3COH gives CH3CO- plus H+, HCl gives H++ Cn-, H2CO3 gives 2H++ CO3-। अर्थात इन सब के जलीय विलयन आप देख रहे हैं ये H+ आयन दे रहे हैं, इसलिए इन्हें हम अम्ल कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, आपको हम बताते हैं कि अम्लों का वर्गीकरण। अम्ल को कितने वर्गों में बांटा गया है? अम्ल मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटे गए हैं। पहला है प्रबल अम्ल और दूसरा है दुर्बल अम्ल। मीन्स प्रबल अम्ल क्या है प्यारे बच्चों? प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए, पूर्ण रूप से अपघटित हो जाए, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होते हैं, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो आइए अब हम अम्लों के प्रकार के बारे में आपको बताते हैं। अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड्स। प्यारे बच्चों, अम्लों के प्रकार में मैंने आपको बताया कि इनकी प्रबलता के अनुसार ये 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल, दूसरे दुर्बल अम्ल। कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला है प्रबल अम्ल और जो दूसरा प्रकार है वो है दुर्बल अम्ल। तो अब सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्रबल अम्ल के बारे में। प्रबल अम्ल क्या है? तो सबसे पहली हेडिंग है प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं।
या ऐसे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से अपघटित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl बहुत प्रबल अम्ल है। उसके बाद H2SO4 ये भी प्रबल है लेकिन इससे कम। फिर है HNO3, ये सब क्या है? प्रबल अम्ल है। इन्हें जब जल में डाला जाता है तो जल में पूर्ण रूप से अपघटित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रबल अम्ल कहा जाता है। आइए अब हम आपको बताते हैं दुर्बल अम्ल। पीक एसिड्स। दुर्बल अम्ल क्या है? ऐसे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे दुर्बल अम्लों में CH3 COOH ये भी दुर्बल अम्ल है। HCN ये भी दुर्बल अम्ल है। H2CO3 ये भी दुर्बल अम्ल है। इस प्रकार से ये सभी जो है क्या है? दुर्बल अम्ल है। अर्थात इन्हें जब हम जल में घोलते हैं तो ये जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं। तो आइए अब हम आपको ये बता दें कि इसमें सबसे अम्लों को उनके प्रबलता से दुर्बलता के क्रम में कौन सबसे ज्यादा प्रबल होता है, कौन सबसे ज्यादा दुर्बल होता है। पहले बच्चों HCl सबसे प्रबल अम्ल है। उसके बाद HNO3, फिर H2SO4, फिर H2SO4। अर्थात इनके क्रम में अगर हम लिख दें तो यहाँ HNO3 पहले लिख दें, HNO3 और H2SO4। ये सबसे ज्यादा प्रबल है, ये इससे कम प्रबल है, ये इससे कम प्रबल है, और इससे कम प्रबल ये है, इससे कम प्रबल ये है, और इससे कम प्रबल ये है। अर्थात जब कभी भी इनको इनके दुर्बलता के क्रम में रखा जाएगा, सबसे प्रबल HCl होगा। अगर दुर्बलता से प्रबलता के क्रम में रखा जाएगा, सबसे दुर्बल H2CO3, फिर HCN, CH3COH, फिर H2SO4, HNO3 और HCl। मेरे बच्चों ये अम्लों के प्रकार हो गए। अम्ल जो है दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या है? ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल क्या है? ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। प्यारे बच्चों, कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है इनमें से प्रबल अम्ल क्या है, विकल्पी के रूप में HCl दे दिया, CH3COH, HCN, H2CO3, तो आप HCl पर टिक करेंगे। या दे दिया निम्न में से दुर्बल अम्ल है, निम्न में से दुर्बल अम्ल, विकल्प में दे दिया HCl, HCl, HNO3, H2SO4, तो दुर्बल अम्ल में आप क्या लिखेंगे? HCN। आइए प्यारे बच्चों, अब हम अम्लों के भौतिक गुण आपको बताते हैं। अम्लों के भौतिक गुण क्या हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए और आपको बताते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या हैं, इसे आप ध्यान से समझें। अर्थात अम्लों के भौतिक गुण क्या है। जैसे आप जानते हैं अम्ल जो होते हैं, अम्ल का स्वाद क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इनके क्या है, ये भौतिक गुण हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये संक्षारक का कार्य करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे सिरका है, सिरके के में डाल करके देखिए आम डाल दिया जाता है और मिर्चा डाल देते हैं, लहसुन डाल देते हैं, तो वो उसमें वैसे के वैसे बना रह जाता है, माने संक्षारक का कार्य करता है। अगला सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अम्ल की और सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह जो है लकड़ी, त्वचा इत्यादि को क्या करता है, नष्ट कर देता है। यदि आप अम्ल में जैसे HCl है, HCl को अगर त्वचा पर डाल दें तो त्वचा को नष्ट कर देगा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं अम्लों के भौतिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। आइए नंबर 1, इनके भौतिक गुण क्या है आपको फिर से मैं बता दूं कि अम्ल नंबर 1, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2, ये जल में वियोजित हो जाते हैं, जल में अपघटित हो जाते हैं। और अपघटित होकर H+ तो रासायनिक गुण है। भौतिक गुण में क्या है, जल स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अगर नीला लिटमस पेपर अम्ल में डाल दिया जाए तो अम्ल क्या करता है, उस लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नंबर 3, अम्ल संक्षारक का कार्य करता है। अम्ल संक्षारक का कार्य करता है। नंबर 4, यह लकड़ी, त्वचा इत्यादि को नष्ट कर देता है। ये है अम्ल के भौतिक गुण। नंबर 1, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2, नंबर 1 हो गया, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और नंबर 2, इनका सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो क्या है, अम्ल संक्षारक का कार्य करते हैं। अम्ल संक्षारक का कार्य करते हैं। नंबर 3, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नंबर 4, अम्ल लकड़ी, त्वचा इत्यादि को नष्ट कर देता है। अम्ल लकड़ी, त्वचा इत्यादि को नष्ट कर देता है। प्यारे बच्चों, ये हो गया अम्ल के भौतिक गुण। अब हम आपको बताते हैं अम्लों के रासायनिक गुण क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो आइए अब हम आपको बताते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स मीन्स अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज
ऑफ एसिड्स, अम्लों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में अब ये किसी दूसरे पदार्थों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, इसी को हम कहते हैं अम्लों के रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अम्ल जो है धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं। जैसे कि मैं इसके पहले पीरियोडिक टेबल में बताया था, दीर्घाकार आवर्त सारणी में बताया था कि फर्स्ट ए सेकेंड ए समूह के जितने तत्व हैं वो धातु हैं। फर्स्ट ए समूह के सभी तत्व ये क्या है, क्षार हैं। तो धातुओं के साथ क्रिया करके ये क्या बनाता है। तो आइए नंबर 1, अम्ल के रासायनिक गुणों में सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, धातुओं के साथ अपक्रिया। नंबर 1, धातुओं के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स। यानी बच्चों, अम्ल धातुओं के साथ जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस। जैसे यदि हम HCl में क्या डाल दें, सोडियम डाल दें, पोटेशियम डाल दें, मैग्नीशियम डाल दें, कैल्शियम डाल दें, तो वह उसका लवण बना लेता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि जैसे लोहे Fe में HCl डाल दें तो यहाँ पर FeCl2 फेरिक क्लोराइड प्राप्त होगा, प्लस इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक इसी तरह सोडियम को यदि हम HCl में डाल दें 2Na2HCl, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 2NaCl और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक इसी तरह जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल दें Zn प्लस H2SO4, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसी तरह कॉपर को H2SO4 में डाल दें, यहाँ पर CuSO4 बनेगा और साथ साथ यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि धातुओं के साथ जो है ये जब अपक्रिया करता है, जैसे आयरन है, सोडियम है, जिंक है, कॉपर है, तो इनके साथ अपक्रिया करके यह क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो यहाँ हम लिख दें कि अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब रिएक्शन में Fe प्लस 2HCl gives FeCl2 plus H2, 2Na plus 2HCl gives 2NaCl plus H2, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2, Cu plus H2SO4 gives CuSO4 plus H2। ये हो गया आपका पहला कि धातुओं के साथ अपक्रिया। ठीक इसी प्रकार ये धातु कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है। अब इसमें आपको इसके बाद की यूनिट लिखना है कि धातु कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया। धातु कार्बोनेटों के साथ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ यह क्रिया करके क्या देता है, इसे हमें आपको यहाँ समझना है। तो दूसरी बात है कि धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ
मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो धातु कार्बोनेटों के साथ जब यह क्रिया करता है तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल बनाता है। अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम कहते हैं साइड में CO2 तथा जल H2O बनाता है। तो अब इसका रिएक्शन देखिए। अब इसमें धातु कार्बोनेटों में दो तरह से, पहला हम ले लें सोडियम कार्बोनेट, पहला यहाँ ले लें सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया ए, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, यहाँ हम लिख सकते हैं रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट। अब ध्यान दें, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा, Na2CO3। अब इसमें ये HCl से क्रिया करें, 2HCl गिब्स बनाइए क्या, यहाँ से एक वो इस दो H के साथ यहाँ निकल जाएगा 2H2O। अब यहाँ बचेगा CO2 प्लस CO2 और प्लस यहाँ 2Na और यहाँ Cl, 2NaCl। अब आप देख रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो धातु का मतलब अम्ल जो होते हैं धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों आप लिख सकते हैं when the sodium carbonate reacts with the hydrochloric acid then form water and carbon dioxide and also form two salt, NaCl। अर्थात सोडियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तब H2O कार्बन डाइऑक्साइड तथा NaCl या सॉल्ट बनाता है। अब दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया। तो प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन आप लिख लेंगे। अब यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट, आप लोग सोडियम बाइकार्बोनेट जानते हैं, खाते भी हैं, जिसे हम मीठा सोडा कहते हैं। मीठा सोडा को ही सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। तो रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र आप देखिए, इसका सूत्र होता है NaHCO3 प्लस HCl। जब ये HCl से क्रिया करेगा गिब्स, अब यहां से एक O एक H यहाँ एक H यहाँ से निकल जाएगा H2O और यहाँ बचा CO2 प्लस CO2 प्लस ये Na और Cl निकल करके NaCl निकल जाएंगे। यानी बच्चों आपने देखा अभी कि ये जब धातु कार्बोनेटों या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड इसके मुख्य माने जितने भी ये अम्लों से क्रिया करेगा उन सब में मुख्य रूप से जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। साथ साथ अन्य इसमें जो अपघटित पदार्थ होंगे वो साल्ट निकलेंगे।
तो ये हो गया कि धातु कार्बोनेटों की अभिक्रिया जो है किसके साथ, अम्लों के साथ। अब हम आपको आगे बता दें कि ये धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया किस प्रकार करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, अब इनका हम तीसरा प्रकार आपको बताते हैं कि धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। नंबर तीसरा है धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। मेरे बच्चों, धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया जैसे चूने में यदि हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दें, चूना एक धातु ऑक्साइड है, तो यहाँ पर पहले इसे लिख दें रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। कैसे क्या बनाते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि ये एक छोटा सा उदाहरण हम ले लें कि कली चूना जिसका सूत्र होता है CaO अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, प्लस HCl। यहाँ जब इसकी क्रिया हम HCl से कराते हैं और ये 2 और इसमें से लेता है, तो यहाँ पर देखिए बनता क्या है, CaCl2 प्लस H2O। प्यारे बच्चों, ये माने जो अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब अम्लों के साथ अभिक्रिया करके जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो यहाँ लिख दें हम धातु ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करके, धातु ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करके जल बनाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड HCl के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड तथा H2O बनाया। ठीक इसी तरह दूसरा ले लें हम मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर ये अभिक्रिया करे 2HCl से, तो गिब्स यहाँ बनाएगा MgCl2 प्लस H2O। जितने भी रिएक्शंस हम यहाँ देखेंगे सभी अभिक्रियाओं में ये इनसे अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जल बनाता है। प्यारे बच्चों, ये आपका रहा कि अम्लों का रासायनिक गुण। हमारे दैनिक जीवन में अम्लों का बहुत उपयोग है। तो अगला टॉपिक मैं आपको बताऊंगा कि अम्लों के उपयोग। तो अगला टॉपिक है अम्लों के उपयोग, अर्थात आप अपने दैनिक जीवन में देख रहे हैं कि अम्लों का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। आज अगर देखा जाए तो सबके घरों में इन्वर्टर, लगभग 50% लोगों के घर में इन्वर्टर है। अगर इन्वर्टर नहीं है तो बाइक है, मोटरसाइकिल है ना। तो इन सब में, इन्वर्टर में भी एक बैटरी लगती है, बाइक में भी एक बैटरी लगती है, इसी तरह बड़े बड़े वाहनों में भी बैटरी लगती है। तो जो बैटरियां होती हैं उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है। बनती कैसे है, एक प्लास्टिक का बॉक्स होता है, उसमें कई खाने होते हैं, कम से कम 6 खाने होते हैं, क्योंकि कम से कम 12 बोल्ट बनना चाहिए। और उनमें शीशे की प्लेटें होती हैं, और प्लेट, एक प्लेट मतलब 3 प्लेट, 5 प्लेट, 7 प्लेट, 9 प्लेट, 11 प्लेट, 13 प्लेट, उनको समांतर क्रम में से जोड़ दिया जाता है। जोड़ करके उन्हीं एक खानों में एडजस्ट करके उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया जाता है। क्या डाला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है लेड्स के साथ क्रिया करता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन निर्मित करता है, और उसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो है करंट का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा उपयोग जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का है। सबसे ज़्यादा उपयोग है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जितनी भी प्रकार की संचायक बैटरियां हैं उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है। तो इस वीडियो में
मैं आपको केवल लिखवाऊंगा नहीं, बताऊंगा। आप इसे सुन करके समझ करके नोट्स आप बनाएंगे। पहला हमने आपको बताया कि आपको लिखना क्या है, हेडिंग तो मैं आप डाल दे रहा हूं कि अम्लों के उपयोग, अम्लों के उपयोग, यूजेज ऑफ एसिड्स। यूजेज ऑफ एसिड्स आपको स्वयं लिखना है। जैसे कि हमने आपको बताया कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सबसे अधिक हो रहा है और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सबसे ज्यादा किसमें हो रहा है, संचायक बैक्टीरियों के निर्माण में। ठीक इसी तरह जो है नाइट्रिक अम्ल का भी उपयोग हो रहा है। नाइट्रिक अम्ल का जो उपयोग किया जा रहा है वो उर्वरक के रूप में, औषधि के रूप में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये वस्त्र उद्योग में वस्त्रों को कलर करने में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से अम्लों का बहुत बड़ा उपयोग है, जिनमें प्रबल अम्ल सबसे ज़्यादा उपयोगी है। प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर इससे ज़्यादा इसमें बताएंगे तो आपको बहुत कम समझ में आएगा। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो, समझ में ना आए, तो कमेंट के द्वारा मुझसे प्रश्न करिएगा। मैं इसे पुनः समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट और निवेदन करूंगा कि यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।